गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में हमने सारा कुछ स्टडी कर रखा है। अब हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में। तो जो सेल का फिजिकल एक तरह से जो भी कुछ पढ़ना होगा वो सारा कुछ मैटर आपका केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एक तरह से वर्किंग पढ़ेंगे कि इसका ईएमएफ कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा इसका। और दूसरा, जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन में, सीरीज और पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, तब इसके क्या क्या रिजल्ट या क्या क्या करंट हमें मिलने वाला है। तो ये फिजिक्स का पोर्शन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं शॉर्ट में ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या है? देखो, सेल, पहले तो समझो सेल है क्या, वो केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आपने। सेल क्या करता है, जैसे हमने किसी सर्किट में सेल को कनेक्ट किया तो सेल को सर्किट में कनेक्ट करते ही क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो का मतलब क्या हुआ? चार्ज फ्लो हुआ। भाई करंट हमें कब मिलेगा? जब चार्ज फ्लो होगा। तो बस यही सेल ने किया। सेल क्या है कि एक तरह से सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है, जिस सोर्स ने क्या किया, चार्ज को फ्लो कराया है उस सर्किट में। क्लियर? सोर्स है जिसने क्या किया है, चार्ज को फ्लो कराया है। सोर्स है जो चार्ज को फ्लो करा रहा है, चार्ज को जनरेट नहीं कर रहा है। सोर्स है जो चार्ज को फ्लो कराएगा, ना कि उसे जनरेट करेगा। समझ गए डिफरेंस? जैसे सोचो वाटर की समर जो पंप लगी होती है पानी की, वही सेम सिस्टम है। वो पानी को जनरेट नहीं करती है समर, क्या करती है? नीचे से पानी को ऊपर पहुंचा देती है। यही है सिस्टम। वैसा ही काम सेल का है। तो सेल भी क्या करता है? चार्ज को फ्लो कराता है केवल, ना कि उसे प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो चार्ज को क्या कराता है? फ्लो कराएगा। उसी फ्लो के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये है W अपॉन Q। वास्तव में एक तरह से पोटेंशियल ही है, और पोटेंशियल का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, W अपॉन Q। बस वर्क कौन सा वो समझो। वर्क क्या है? जैसे हमने क्या किया, एक सेल लिया है, इसके 2 इलेक्ट्रोड्स बना दिए हमने, इसको हमने सर्किट से कनेक्ट किया, यानी कि कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर भरा हुआ है, सेल के अंदर। अब क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा, ये बात हमें पता है। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसे चलेंगे? इसके अपोजिट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के बाहर। और अंदर सेल के कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? जब वो नेगेटिव से यहाँ से निकल के गया होगा और यहाँ पर आ गया, तो अंदर चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अंदर कहाँ चलेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब सेल में एक तरह से 2 वर्क हो रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल सर्किट है, इसका बाहर बाहर है, और एक इंटरनल भी है, अंदर भी है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो भी उल्टा मूव कर रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा हमने पढ़ा है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, ठीक है। यहाँ बाहर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है, सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव से वो चलना शुरू कर रहा है। तो ऐसा ही है, यहाँ उल्टा चला ही। यहाँ कहाँ चलेगा? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव वो इस सेल की वजह से जा रहा है। वो एक सेल है, सेल के अंदर वो एनर्जी जो एक तरह से सोचो कि जो हमने उसे चार्ज किया होगा या जो भी उसमें सब्सटेंस भरा है, उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ही ये वर्क करा रही है, इससे इतना वर्क करो, ठीक है। उतनी एनर्जी मिल गई, वो पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर गया। तो 2 वर्क हुए इसके। 2 वर्क कौन से हुए? एक एक्सटर्नल सर्किट अलग चल रहा है, इंटरनल अलग चल रहा है। 2 सर्किट हो गए, बाहर अलग और अंदर अलग। टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन मतलब बाहर भी और अंदर भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ द सेल। तो यही डेफिनेशन हो गई। क्या है? Q को 1 बोल दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो फिर वो अलग बात है, बाकी हम बोले यूनिट पॉजिटिव रहे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या करना है? रोटेट करना है इन द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट मतलब है टोटल सर्किट, मतलब बाहर भी और अंदर भी, दोनों, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। टोटल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द
total work done in rotating unit positive charge in the circuit by external source. कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स हो सकता है, वो यही सोर्स है. इलेक्ट्रिक सोर्स इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सोर्स. जो सोर्स ले रहे हैं उसी का वो ईएमएफ होगा जिसने वर्क किया है उस चार्ज को उस सर्किट में रोटेट करने के लिए. समझ गए? दो वर्क समझ लो, एक बाहर और एक अंदर. टोटल वर्क डन होगा तो वो ईएमएफ ऑफ द सेल है. तो इतनी प्रेशर दे रहे हैं टोटल पर. तो एक वर्ड और है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल, और वोल्टेज भी बोल देते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल. टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या है? इसे देखो आप खुद डिफाइन कर सकते हो. W एक्सटर्नल अपॉन Q. समझ गए? यही सेम डेफिनेशन होगी, बस क्या है, अब हमें जो वर्क करना है वो पूरे के पूरे सर्किट को में रोटेट नहीं करना है. केवल कहाँ करना है? एक्सटर्नल में, केवल बाहर बाहर. समझ गए बात को? अब हमें कहाँ करना है? केवल बाहर. चार्ज को बाहर जब हम यहाँ पर रोटेट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, तब जो वर्क करेंगे यूनिट चार्ज को रोटेट करने में, वो वर्क क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. अब डेफिनेशन से ही सोचो तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा. क्यों? ये वर्क डन पूरे सर्किट के लिए और ये वर्क डन केवल आउटर सर्किट के लिए, एक्सटर्नल सर्किट के लिए. तो बड़ा कौन सा होगा? ई बड़ा है और वी छोटा होगा. सही है. सेल लेके आओ, छोटा वाला सेल ले आओ, टॉर्च वाला पेंसिल सेल जिसे बोलते हैं. उस पेंसिल सेल पर अगर हम देखें तो वोल्टेज लिखी रहती है 1.5 वोल्ट. वो क्या है? ई या वी? वो क्या है? ई है. वो क्या है? वो ई है. ईएमएफ ऑफ द सेल है वो, जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है. ठीक है, क्लियर? अब हम जब इसे लेंगे, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, या कहो जब हम इसे सर्किट में यूज करते हैं, तो जो वोल्टेज बताएगा वोल्ट मीटर से अगर हम इसे लगा दें और वोल्टेज मेजर करें उसकी, तो वो वोल्टेज कौन सी आती है? टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल बताएगा वो हमें. ठीक है. सर्किट टोटल वर्क डन होगा तो कौन होगा? ईएमएफ. और एक्सटर्नल वर्क डन होगा तब कौन मिलेगा हमें? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल मिलेगा. एक वर्ड और पढ़ते हैं, फिर इनमें रिलेशन देखना है. एक और वर्ड है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो ये तो वर्ड से ही क्लियर हो गया कि कौन है. ये कौन है? इंटरनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो करंट फ्लो, जो पाथ ऑफ द करंट में क्या बन जाए? रुकावट, बैरियर. सीधा सा है. वो होगा किसकी वजह से? ड्यू टू द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें भर रखा है उसका जो मटेरियल होगा, और बोलना चाहें तो उस मटेरियल के भी आयंस जो होंगे, वो आयंस क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उन्हें रोकते हैं, वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो गया? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे, जो भी सब्सटेंस भरा हमने H2SO4 लेना है, क्या लेना है, वो डिपेंड करता है. तो उसके आयंस बन जाते हैं. वो केमिस्ट्री पढ़ा है हमने पूरा का पूरा. तो जो आयंस बन जाएंगे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में बैरियर, रुकावट डालते हैं. बस उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर. ठीक है. तो ये तीनों की तीनों बातें क्लियर हो गई. तो दोबारा से समझ लो, ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है पूरा सर्किट में रोटेट कराएंगे चार्ज को, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ईएमएफ. जब हम केवल एक्सटर्नल सर्किट में रोटेट कराएंगे तो वर्क डन जो होगा उसे क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज के लिए टर्मिनल पोटेंशियल. अंदर जो होगा, अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या है? वो एक रेजिस्टेंस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में बैरियर जनरेट करेगा. किसकी वजह से जनरेट होता है? वो जनरेट होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द आयंस ऑफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? अब इनमें रिलेशन देखना है. रिलेशन भी इन्हीं डेफिनेशन से निकल आएगा. बहुत सिंपल सा रिलेशन है, बहुत आराम से निकल के आएगा. देखो कैसे, क्या है रिलेशन. सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? रिलेशन निकालना है हमें. रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर. किस किस में रिलेशन चाहिए हमें? ई, वी और
आर में रिलेशन चाहिए हमें, तो ई वी आर में रिलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। क्या है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल ओवर क्यू। डब्ल्यू टोटल को हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू। डब्ल्यू टोटल जो था वर्क डन, उसके हमने दो पार्ट कर दिया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, बाहर वाला सर्किट अलग, अंदर वाला सर्किट अलग, अलग अलग कर दो। डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, V से। इसे भी कुछ कह दो V डैश, भाई होगा तो ये भी पोटेंशियल, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, होगा तो पोटेंशियल ही। उसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, तो प्लस V किसके इक्वल होगा, IR के। देख लो अभी अभी बताया है, इंटरनल जो होगा पोटेंशियल, इंटरनल एंड अंदर कौन है उसके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, I कैसा होगा, स्मॉल r होगा। V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये तैयार हो गया फॉर्मूला या कहो रिलेशन बिटवीन EVR। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। E इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल ओवर क्यू, टोटल के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल अपॉन क्यू तो बन जाएगा V, इंटरनल अपॉन क्यू को हमने बोल दिया V डैश, कंसिडर कर लिया। V डैश जो होगा वो क्या है, V डैश क्या है, पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। अब अंदर रेजिस्टेंस कितना है इसके, इंटरनल स्मॉल r, तो I इंटू स्मॉल r, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फॉर्मूला भी देखो ये बोल रहा है कि V की वैल्यू E से कम होगी, कितनी कम होगी, IR कम होगी। IR कम होने का मतलब क्या हुआ, सेल जैसे 1.5 वोल्ट का सेल दिया आपने, तो वो 1.5 वोल्ट पूरा पूरा नहीं दे रहा है, 1.5 तो ये है। जब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कुछ पोटेंशियल उसमें से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, जो बचेगा वो हमें बाहर मिलेगा। तो सेल पूरा पोटेंशियल तुम्हें नहीं देता है, कुछ पोटेंशियल उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, कम। दो ही प्रोसीजर हैं कम ना होने के, या तो करंट फ्लो मत कराओ, तो करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो हम सर्किट में क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं। तो एक तो ये गलत हो गया कि भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम करंट फ्लो ना कराएं, करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो हम इसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दें। ये बहुत टफ है कि हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दें। इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके आयंस भी होंगे, और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे। वैल्यू बहुत कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर पा रहे हैं। नेग्लिजिबल बोल के हटा सकते हो तुम, एक अलग कंसिडरेशन है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है वो। तो मतलब V हमेशा E से थोड़ा बहुत कम होगा। क्लियर? तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस IR। यहाँ ये सेल को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब सेल से करंट ले रहे हैं हम। अगर सेल को हम चार्ज करेंगे, सेल को चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, अभी हम करंट ले रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा है। जब हम इसे चार्ज करना शुरू करेंगे तो करंट अंदर जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। चार्जिंग सेल भी तो होते हैं, बैटरी चार्ज होती है, तो वही कंसीडर समझ लो। बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी तो बैटरी करंट देगी, प्लस से करंट बाहर आएगा एक तरह से। जब हम उसे चार्ज करेंगे चार्जिंग कंडीशन में तो हम उसे करंट देंगे, तो पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा, और एंटर करने के लिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और फॉर्मूला आएगा E प्लस IR। कब आएगा, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड इन चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन में फॉर्मूला लर्न कर लो, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E प्लस IR होगा। ठीक है, तो चार्ज करेंगे तब, और जब हम डिस्चार्ज करेंगे नॉर्मली हम इसी को यूज़ करेंगे। सेल से हम करंट लेंगे, डिस्चार्जिंग कंडीशन से ही पढ़ेंगे, लेकिन कहीं अगर ये लिखा आ जाए कि वो सेल चार्ज करने पर फॉर्मूला बताओ, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR होगा। क्लियर? इसके कुछ इक्वेशंस और बना देते हैं जो न्यूमेरिकल्स में और प्रैक्टिकल में यूज़ होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या है, E माइनस IR है। इसी फॉर्मूला को उठाते हैं, IR इज इक्वल टू होगा E माइनस V। IR इधर आ जाएगा और V इधर चला जाएगा, तो IR इज इक्वल टू E माइनस V। देन R विल बी इक्वल टू E माइनस V ओवर I। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में है, जिसमें कि वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से लेक्लांसी सेल
का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। वोल्ट मीटर से ई और बी मिल जाते हैं हमें, और अमीटर से क्या मिल जाएगा, आई। वोल्ट मीटर से ई और बी पोटेंशियल दोनों, वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा, और करंट मेजर करने के लिए अमीटर मिल जाएगा। इन दोनों की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तब ये फॉर्मूला यूज होगा। एक फॉर्मूला और बनाते हैं जो दूसरा एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, तो I विल बी इक्वल टू V ओवर आर, V ओवर आर, R कहाँ जाएगा ऊपर, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। एक फॉर्मूला ये है। ये कब यूज होगा, देखो इसमें सारा कुछ पोटेंशियल है, मतलब केवल वोल्ट मीटर चाहिए। दूसरा हमें चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या चाहिए हमें, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स और वोल्ट मीटर की हेल्प से लैप्लासी सेल का क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हो गए। अगर हमें कहीं आई की वैल्यू चाहिए तो आर इसको नीचे पहुंचा देंगे, वो सब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। क्लियर, आई कितना हो जाएगा, आई लिख के दिखा देते हैं। चलो इसी फर्स्ट इक्वेशन से अगेन चलते हैं। वी की वैल्यू आई आर, ई माइनस आई आर। ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या होगी, आई आर, ई माइनस आई आर। आई आर को इधर ले आओ, आई आर प्लस आई स्मॉल आर विल बी इक्वल टू ई। आई ले लिया कॉमन, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, एंड आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये करंट आ गया। इसका यूज अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होंगे उसमें हमें करना है, इसलिए ढंग से समझ लो कि आई की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन आर प्लस आर। चाहे एक सेल हो चाहे बहुत सारे सेल हो, प्रोसेस या कहो कि जो फॉर्मेट है इस करंट का वो यही रहेगा, ई एम एफ ऑफ द सेल अपॉन आर प्लस आर। क्लियर, कंप्लीट हो गया। तो इसे अब नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, सेल के हमने क्या रिलेशन निकाल लिया है, सेल के बारे में समझ भी गए, एक रिलेशन भी हमने यूज़ कर लिया कि उसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब हमें कैलकुलेट करना है, या कहो अब हमें जो स्टडी करना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में दो आएंगे, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, तो वही दोनों स्टडी करना है। तो चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स पढ़ रहे हैं तो उससे पहले बात करते जाते हैं। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, कैपेसिटर में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, द कॉम्बिनेशन इन विच अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड। ऐसे ही था, एक की प्लस प्लेट ली थी और एक की माइनस प्लेट ली थी, वो बन गया था सीरीज। और पैरेलल में क्या किया था हमने कैपेसिटेंस में, जिसमें सेम पोलैरिटी प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था और दूसरी वाली सेम को आपस में कनेक्ट कर दिया था। यही किया था, याद आ गया। तो क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपोजिट चार्ज जो पोलैरिटी प्लेट्स होंगी उन्हें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे देखो। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नंबर 1 सीरीज पढ़ना है हमें पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो सीरीज में क्या है, तो सबसे पहले सेल का सिंबल, ये सेल का सिंबल है, पता है सबको, प्लस और माइनस। बस अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेके चल रहे हैं। तो टोटल या कहो पूरा सेल क्लियर जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर है, लेकिन सिंबलिकली हम इसे बाहर लेके चलते हैं। तो ये सेल है पूरा, ये अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उस सेल के अंदर वाला, जो अंदर वाला कौन था, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल का। एक सपोज सेल ले लिया जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस क्या है R1। दूसरा सेल ले लेते हैं जिसका ईएमएफ E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। और अब देखो अपोजिट प्लेट्स कनेक्ट कर दी, इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर थर्ड लगाएंगे तो उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता जाएगा।
जो एंड पॉइंट्स बनेंगे बचेंगे वहां से हम एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट कर देंगे, कैपिटल आर कनेक्ट कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट इसमें भी सेम रहेगा, यानी कि दोनों सेल्स में करंट कितना जाएगा आई, और वही करंट कहाँ मिलेगा हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कैपिटल में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी वही मिलेगा और वही यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन बात हो गई। अब चलते हैं भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई आर जो रेजिस्टेंस है उसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। एक हो गया। नेक्स्ट, अब फॉर फर्स्ट सेल अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा V इज इक्वल टू क्या था E माइनस आई आर। अब जो चीज़ सेम है उसमें 1 मत लगाओ, बाकी 1 लगा दो। पोटेंशियल चेंज हो रहा है 1 आई, करंट सेम है आई आर। V1 क्या है, ये है V1 और ये है V2। पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल और दूसरे सेल के अक्रॉस पोटेंशियल, तो ये V1 इज इक्वल टू क्या आ गया E माइनस आई वन आर वन। फॉर सेकेंड सेल, दूसरे सेल के लिए क्या होगा V2 इज इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू, ये दूसरे सेल का हो गया। ठीक है, फ्रॉम फिगर देखो, फिगर को देखो, फिगर ये कह रहा है कि टोटल पोटेंशियल जो दिया या टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके ऊपर होगा V1 प्लस V2 के। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल किसने जनरेट किया होगा, इन्हीं सेल्स ने जनरेट किया। इन सेल से करंट इतना आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल में ही इसका पोटेंशियल है। जैसे हम इसके पार्ट्स करते हैं, एक यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो यहाँ से यहाँ तक V1, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक टोटल V1 प्लस V2 और यहीं से ये कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है। V1, V1, V2 और V इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, क्या क्या हैं, आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। V की वैल्यू आई आर, V1 की वैल्यू E1 माइनस आई आर वन और V2 की वैल्यू है कहाँ है E2 माइनस आई आर टू। वैल्यूज हो गई। आई आर वन इधर आ गया पॉजिटिव, आई आर टू भी इधर आ गया पॉजिटिव और ये हो गया E1 प्लस E2। आई ले लिया कॉमन, R प्लस आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होगा E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। आई ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 और E1 प्लस E2। I जो है वो किसके इक्वल होगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये आ गया हमारे पास I की वैल्यू। I किसके इक्वल होगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट आ गया। अब सोचो, अभी अभी हमने करंट जो पढ़ा था वो था E अपॉन R प्लस R, यही पढ़ा था। अभी अभी एक डेरिवेशन किया उसमें आया था। इसको इससे कंपेयर कर दो, इसे कह दो E नॉट, R तो R ही है, कंपेयर कर दो तो E नॉट क्या है, ये है टोटल EMF जो किसके इक्वल होगा E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। और R नॉट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल होगा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। समझ गए क्या करना था हमें, हमने क्या किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर। इनके लिए हमने पोटेंशियल कहाँ से निकाला है, टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूला से निकाल दिया है, दोनों आ गए, वैल्यू पुट की और I निकाल दिया हमने। अब I का जो मेन इक्वेशन थी वो ये थी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है तो हमने उसे E नॉट और R नॉट बोल दिया, तो ये ऊपर जो कुछ है वो E नॉट है और जो नीचे है R1 प्लस R2, क्योंकि R तो फॉर्मूला में ही है, तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है R नॉट के। ये टोटल EMF ऑफ द सर्किट हो गया या कॉम्बिनेशन हो गया, और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। ठीक, इफ इसमें अगर हम n सेल्स लगा दें तो डॉट डॉट करके n तक चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सारे के सारे सेल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सेल कैसे हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या हुआ, सबका EMF सेम और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। और n सेल्स हैं,
एन आइडेंटिकल सेल्स हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनेशनल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब ईएमएफ क्या होगा टोटल, ई नॉट विल बी इक्वल टू ई प्लस कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो ये हो गया एन ई नॉट। ऐसे ही आर नॉट होगा आर प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा एन आर, किसके इक्वल है, आर नॉट के इक्वल हो गया। ई नॉट हो गया एन ई और आर नॉट हो गया एन आर। ठीक है, अब क्या है, करंट चाहिए। सो आई इज इक्वल टू, आई किसके इक्वल होगा, ई नॉट की वैल्यू क्या है, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये हमें करंट मिलेगा। इसमें देखो एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर हमेशा ज़्यादा होगा किससे, ई अपॉन आर प्लस आर से। ई अपॉन आर प्लस आर क्या है, एक सेल से जो हमें करंट मिल रहा है, ई अपॉन आर प्लस आर, एक सेल से जो हमें करंट मिलेगा वो ये, ठीक है। एन सेल से मिला वो ये है। आर इंटरनेशनल बहुत कम होता है, तो जब बहुत कम होगा तो इसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट इसका पड़ेगा मल्टीप्लाई का। जैसे अगर सपोज 10 सेल्स यूज किए तो 10 इंटू हो गया यहाँ पे, लेकिन ये 10 इंटू और इंटरनेशनल बहुत कम है 0.1, तो 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1। रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने 100 ओम का, तो 100 प्लस 1 101 और 100.1, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। इफेक्ट किसका पड़ेगा, इसका 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसलिए करंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एक सेल से जो हमें करंट मिलेगा उसके रेस्पेक्ट कॉम्बिनेशन से जो मिलेगा करंट वो ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स n टाइम्स मिलेगा। थोड़ा सा कम होगा, अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कितने टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स हमें मिलेगा। क्लियर, तो एकदम सिंपल सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन टफ नहीं है। पैरेलल थोड़ा सा कैलकुलेशन में टफ है, स्टार्टिंग वो भी सिंपल ही है, वही टफ नहीं है। तो सीरीज क्लियर हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा सीरीज। और अगर हम सेम पोलैरिटी की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो बनेगा पैरेलल, सेम को कनेक्ट करेंगे तब। सेकेंड इज, अच्छा पहले इसे नोट कर लो, हो गया नोट, ओके चलते हैं सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या करना है हमें, वही मैंने अभी बोला, क्या करना है हमें, अपोजिट चार्ज प्लेट को कनेक्ट करेंगे। तो देखो पैरेलल कैसे फिगर बनाएंगे, पहले तो 2 सेल ले लेते हैं, वो तो प्रोसीजर सेम ही है, वो तो बदलेगा ही नहीं। पहले क्या करेंगे हम, 2, हाँ एक तो ये उठाते हैं, एक ये लिया सेल और इसका इंटरनेशनल E1 पोटेंशियल यानी कि इसका EMF और उसका इंटरनेशनल R1, दूसरा ले लिया ये E2 और ये R2, और इन्हें आपस में हमने देखो कनेक्ट कर दिया। मतलब पॉजिटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पर और नेगेटिव प्लेट्स को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, बन गया पैरेलल। यही पढ़ा है हमने पहले भी, ठीक है। अब इनको किससे कनेक्ट कर देंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर देंगे, कैपिटल R आ गया ये। अब करंट अलग अलग होगा, यहाँ पर यहाँ से चलेगा I1, यहाँ से चलेगा I2 और फिर जाके कंबाइंड होके मिलेगा कितना I। अब ये करंट अलग अलग है, क्या चीज़ सेम होगी इसमें, पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल सेम है, ठीक है कि नहीं, क्या चीज़ सेम होगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगी और उतना ही वैल्यू होगी V की IR, तो ये तो यही रहेंगे। चेंज क्या होगा, फर्स्ट सेल के लिए V1 नहीं रहेगा, V होगा, E1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा I1। सेकेंड सेल के लिए भी ये V रहेगा, E2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा I2, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, फिगर में देखें अगर ऐसे जैसे ये दिखा V इज इक्वल टू था V1 प्लस V2, यहाँ पर क्या होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, I1 और I2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो I1 I2 की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो समझो, इसी इक्वेशन से करेंगे जो अभी हमने बनाई है उन्हीं से।
पहले v इज इक्वल टू आई आर है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है, थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वल ही है ना, हाँ इक्वल कर दो। आई आर इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। इससे ऐसा करो, आई वन की वैल्यू निकाल दो बस, कुछ मत करना। आई वन आर वन इज इक्वल टू आई वन आर वन किसके इक्वल होगा, इसे इधर ले आए, इसे उधर पहुंचा दो, ठीक है। ई वन माइनस आई आर, आई वन आर वन आ गया इधर और ये उधर चला गया, ई वन माइनस आई आर। यहाँ से आई वन की वैल्यू आ जाएगी ई वन माइनस आई आर और होल ओवर आर वन। तो आई वन की वैल्यू क्या बन गई, ई वन अपॉन आर वन माइनस आई आर अपॉन आर वन, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया, पोटेंशियल सेम होगा तो आई आर को हमने यहाँ पुट कर दिया और बस इसमें से आई वन की वैल्यू निकाल दी। क्यों निकाल दी, क्योंकि हमें बाद में आई इज इक्वल टू क्या लगाना है, आई वन प्लस आई टू। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो आई टू आ जाएगा, इसी से डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। आई टू इज इक्वल टू ई टू अपॉन आर टू प्लस आई आर अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर 5। 1 को 2 में चेंज कर दिया है, बस चेंज हो गया। अब फिगर से फिर चलो, फ्रॉम फिगर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई की वैल्यू आई वन की वैल्यू ई वन अपॉन आर वन माइनस आई आर अपॉन आर वन, आई टू की वैल्यू ई टू अपॉन आर टू। एक में माइनस एक में प्लस कैसे हो गया भाई, ये क्या है, माइनस ही है, माइनस आई आर अपॉन आर टू। आई आर और आई ये एक साइड कर लो क्योंकि हमें करंट ही चाहिए। आई कॉमन नहीं ले, चलो इधर ले आओ, आई आर अपॉन आर वन प्लस आई आर अपॉन आर टू किसके इक्वल होगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू। आई कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर ओवर आर वन प्लस आर ओवर आर टू, और इधर कौन है, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। आई इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस आर ओवर आर वन प्लस आर ओवर आर टू, ई वन अपॉन आर वन ई टू अपॉन आर टू, ठीक है। आई चाहिए, इसका डिवाइड कर दो, हो गया काम। आई चाहिए, डिवाइड कर रहे हैं हम, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर ओवर आर वन और प्लस आर ओवर आर टू। ये करंट आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि आई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी, इस तरह की, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, ई नोट और आर नेट को कैलकुलेट कर पाएंगे जैसे अभी हमने सीरीज में किया। और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये आर अकेला चाहिए हमें, फिर इधर उधर कुछ भी बना रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आर अकेला चाहिए। आर को अकेला करो भाई, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं फिर देखते हैं क्या हो सकता है। पहले एलसीएम लेते हैं, देखो आई एलसीएम ऊपर भी ले लिया आर वन आर टू, तो ये हो जाएगा ई वन आर टू प्लस ये हो गया ई टू आर वन। नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम ले लिया आर वन आर टू का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया प्लस आर टू प्लस आर वन। एलसीएम लिया है, बस सिंपल देख लो, ऊपर एलसीएम ले लिया और नीचे भी एलसीएम ले लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर हैं दोनों वो कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दो। आई इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू प्लस आर कॉमन आर वन प्लस आर टू, ये बचा, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। आर यहां से कॉमन ले लिया है। अब हमें आर कैसा चाहिए, अकेला चाहिए, तो इसे हटाओ। इसे कैसे ऐसा हटा सकते हैं, डिनोमिनेटर एक तरह से बना दो आर वन प्लस आर टू, या कहो आर वन प्लस आर टू का दोनों तरफ डिवाइड कर दो डिवाइड कर देते हैं। आई इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, डिवाइड हो गया। नीचे आ जाओ, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस क्या मिला, आर।
देख लो डिवाइड हो गया, R1 प्लस R2 का डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिससे हमें R अकेला मिल सके। तो R अकेला लेने के लिए हमने क्या किया, R1 प्लस R2 का ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, ये तो डिवाइड होकर यहाँ पे आ गया, इसमें डिवाइड किया ये आ गया, प्लस इसका डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा R। तो काम बन गया हमारा, क्या हमें ई नॉट मिल गया, दिखाई दे रहा होगा, और आर नॉट भी मिल गया, ठीक है, ई नॉट भी मिल गया और आर नॉट भी मिल गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हुई, बाद में कुछ हिसाब भी लगाना पड़ा हमें, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, फर्स्ट सेल के लिए V इक्वल टू ई माइनस आई आर, सेकेंड के लिए V इक्वल टू ई माइनस आई आर। पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम, तो आई आर यहां पर आ जाएगा। इससे हमने I1 की वैल्यू निकाली, सेम प्रोसीजर से हम I2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। I1 प्लस I2 किसके ऊपर है, I के, बस फिर इसे कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करते समय माइंड में ये रखना है कि हमें क्या चाहिए, I, और वो भी एक फिक्स इक्वेशन में, E अपॉन R प्लस R की इक्वेशन में चाहिए। तो उसमें एलसीएम लेना है, डिवाइड करना है, एक दो स्टेप ही, ज़्यादा नहीं है, वो हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर, तो इसे सॉल्व करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, करो नोट इसे, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब जैसे अभी हमने कंपेयर किया था वैसे ही फिर कंपेयर कर देते हैं। देखो क्या कंपेयर किया था हमने वहां से, देखो ई नॉट बोलो किसके इक्वल होगा, ई नॉट इक्वल होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये है टू सेल्स के लिए EMF, कॉम्बिनेशन का EMF है टोटल। ऐसे ही R नॉट किसके इक्वल होगा, R नॉट इक्वल होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या करना है हमें, अभी ये सीरीज में किया था हमने, n आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, n आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, वो यहाँ भी ले लो, सेम लेते हैं, यहीं से लेके चल रहे हैं हम। ई नॉट विल बी इक्वल टू, दो के लिए पहले कर लें, उसी के अकॉर्डिंग हम n को दे देंगे, ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया 2ER अपॉन 2R, R से R, 2 से 2 खत्म, क्या बचा E, ई नॉट ई के ऊपर आया। तो 2 सेल्स है तो क्या आ रहा है, ई नॉट इक्वल टू ई, 3 होंगे तब भी यही आएगा, n होंगे तब भी यही आएगा। तो कितने भी सेल्स हो, EMF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं R नॉट किसके इक्वल होगा, R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ऊपर हो गया R स्क्वायर अपॉन 2R, एक R कैंसिल, क्या मिला R/2। 2 सेल्स हैं, R/2 है, n सेल्स होंगे तो क्या आएगा, R अपॉन n आएगा। सो करंट n आइडेंटिकल सेल्स के लिए क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू E आएगी, R प्लस, और ये क्या होगा R/n, ये होगा करंट इन द सर्किट। हो गया क्लियर, करंट इन द सर्किट, ये हमें मिलने वाला, ठीक है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन था, पैरेलल का। सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी इतना कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है हमारे, पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो सारे प्रिंसिपल्स चलना स्टार्ट होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, थैंक यू।